हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। देखिए जी, हमारे पीजीटी कॉमर्स और रेवेन्यू इंस्पेक्टर की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं आपके यूट्यूब चैनल पे। यहां आपको करना क्या है सर, आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ बने रहना है। चलिए, तो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है ऑडिटिंग, है ना। ऑडिटिंग का पूरा लेक्चर जो है, जो भी आपके सिलेबस में है, कोशिश करूंगा मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कवर कराने की, है ना। ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, मुझे लगता है यहां से इससे ज्यादा बाहर नहीं आना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई ऑडिट होता क्या है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम बेसिक्स एकदम लेमन भाषा में बात करें तो हर जगह पे रूल्स होती हैं, होता है सर। रूल्स रेगुलेशन कहां नहीं होती है, हर जगह होती है। तो उस रूल्स रेगुलेशन को चेक करने के लिए कोई ना कोई पर्सन होता होगा सर, बिल्कुल होता है। तो जिस रूल्स एंड रेगुलेशन को चेक करने के लिए जो पर्सन होता है वो यहाँ इस जगह पे ऑडिटर कहलाता है। और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो चेक करने का जो प्रोसेस होता है उसको ऑडिटिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। मान लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़े जरूर होंगे। जी सर, हर साल आपकी कॉपियां चेक होती थी। जी सर, बिल्कुल, तभी तो हम आगे बढ़े, तभी तो हमने ग्रेजुएट हुए। अभी रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्जाम दे रहे हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जब ग्रेजुएशन का आप एग्जाम दे रहे थे, सेमेस्टर 1 की जो कॉपी थी वो किसी अदर यूनिवर्सिटी में जाती है। क्यों? ताकि वो चेक किया जाए कि आपके यूनिवर्सिटी में जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जो चीजें हुई, क्या वो सही है या गलत है। अब ऐसा क्यों किया जाता था? ऐसा इसलिए किया जाता था कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी में हो सकता है आपकी जान पहचान हो, लेकिन किसी अदर यूनिवर्सिटी में तो आपकी जान पहचान नहीं होगी। मतलब एक ऐसा पर्सन जो आपको नहीं जानता हो, वो अगर आपकी वैल्यूएशन करेगा तो ज्यादा अच्छे से करेगा। जी बिल्कुल सर, क्यों? क्योंकि वो अनबायस्ड रहेगा। क्या रहेगा? अनबायस्ड रहेगा। तो यहां से तीन बातें निकल के आए। क्या कि सर, एक तो रूल रेगुलेशन है जिसको हमको चेक करना है, दूसरा अनबायस्ड पर्सन होना चाहिए। मतलब क्या? और एक तीसरा पर्सन होगा जो अथॉरिटी होगा जो इसको चेक करेगा। ठीक है, तो यहां से ऑडिटिंग का मतलब समझ में आपको आना चाहिए कि जो किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को चेक करने के लिए के प्रोसेस को ऑडिटिंग कहते हैं। और लेमन भाषा में समझा रहा हूं। और अगर वो पर्सन कैसा होना चाहिए? अनबायस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं लिटरल भाषा में। तो जैसे जब भी किसी कंपनी में, ठीक है, वो अपना कंपनी चलाती है, और कंपनी चलाती है तो भाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी होते हैं। जी सर, बिल्कुल होते हैं। तो वो सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस बात के लिए चेक किया जाना चाहिए। जी सर, तो क्या वो कंपनी के अपने ही लोग चेक करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी के अगर अपने लोग चेक करेंगे तो वो बायस्ड रहेंगे। हो सकता है किसी जगह पे किसी रूल्स को लेकर अगर किसी कहीं गलती हुई हो तो वो नहीं बताएंगे। तो इसीलिए उसी को चेक करने के लिए आपके एक्सटर्नली बाहर से एक पर्सन आता है जिसको ऑडिटर बोलते हैं। और ऑडिटर जिस प्रोसेस के थ्रू वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करता है, अनबायस्ड रहकर, कॉम्पिटेंट रहकर, सक्षम होकर, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑडिटिंग। बात समझ में आई? जी सर। तो चलिए चलते हैं कहां क्लास में और शुरुआत करते हैं ऑडिटिंग। आइएगा जी, देखिएगा। तो अभी क्या करना है आपको? अभी सबसे पहले आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, जहां पे आपको नोट्स मिलता है, कॉमर्स वाला भैया बाय NWB। टाइप करिएगा। इसको टाइप करने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल में आपको ये लोगो मिल जाएगा। इस लोगो पे को देख के आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे क्वेरी भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्या ऑडिटिंग। अब शुरू करते हैं। देखिए, मैंने कुछ लिख रखा है ऑडिटिंग का मेन डेफिनेशन पढ़ने से पहले आइए कुछ पढ़ते हैं हम लोग, है ना, जो आपको क्लियर कर देगा कि ऑडिट होता क्या है। कह रहा है ऑडिट क्या है? ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या है ऑडिट? क्या है? एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है किसी कंपनी में, उसका एग्जामिनेशन या रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है किसके द्वारा? बाय अ कॉम्पिटेंट एंड अनबायस्ड पर्सन। कॉम्पिटेंट मतलब जो सक्षम आदमी है, या और अनबायस्ड है जो बायस्ड नहीं, पक्षपात नहीं करता है, आराम से दिखता है, उसके द्वारा। कह रहा है इन ऑर्डर टू करेक्टली एस्टिमेट दियर एक्यूरेसी, सही तरीके से चेक करने के लिए, कंप्लीटनेस पूरी तरीके से, और रेगुलरिटी, ये तीनों। फिर से समझा रहा हूं, क्या कह रहा है? ऑडिट क्या है? एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का किसके द्वारा चेक करना? एक कॉम्पिटेंट और अनबायस्ड पर्सन, मतलब सक्षम और जो पक्षपात ना करे वैसे पर्सन के द्वारा। इन ऑर्डर टू करेक्टली एस्टिमेट करने के लिए किस चीज? एक्यूरेसी को, कंप्लीटनेस और रेगुलरिटी के लिए, एंड उस पर
रिपोर्ट देने के लिए। भाई साहब अगर आप किसी चीज को चेक कर रहे हो तो रिपोर्ट तो दोगे, तो जब ऑडिटर वो सारा चीज को चेक कर लेता है तो उस पर बनाता है रिपोर्ट। हम आगे चर्चा करेंगे कितने तरह की रिपोर्ट होती है, तो ये अभी इतना जानिए किस पे वो एक रिपोर्ट देता है। तो फाइनली बात समझ में आ गई जी सर। तो हमने यही चीज तो अभी आपको इससे पहले बताया था, है ना, ये बातें बताई थी जी। अब आइए डेफिनेशन पर, अब आपको समझ में आएगा कि डेफिनेशन का क्या मतलब होता है। देखिए कह रहा था वर्ड ऑडिट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ब ऑडायर विच मींस टू हियर। ऑडिट 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 का क्या मतलब हुआ जी, ऑडायर, जिसका मतलब टू हियर, सुनना, है ना। कह रहा ऑडिटिंग इज द वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज डिस्क्लोज्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटिंग क्या बोला, मतलब भाई वेरिफिकेशन है किसका, फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट, उसका जो डिस्क्लोज किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही फाइनेंशियल पोजीशंस को बताता है ना जी सर। कह रहा है इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स टू ascertain whether the financial statement give a true and fair view of financial position and profit and loss of the business। तो बोल रहा है क्या, एक एग्जामिनेशन है जहां पे आपको ये निश्चित करना होता है कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाया क्या वो ट्रू और फेयर व्यू बता रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रॉफिट लॉस का, या नहीं बता रहा है। बात समझ में आई जी सर। तो अब देखिए कह रहा ऑडिटिंग इज इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी, एडोकेसी एंड डिपेंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डेटा एंड अकाउंटिंग स्टेटमेंट। तो वो ये तो बात बिल्कुल सही है कि अकाउंटिंग क्या है, क्रिटिकल टेस्ट है एक्यूरेसी चेक करने के लिए, डिपेंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग, मतलब भाई साहब ऑब्वियसली बात है डिपेंड रहना पड़ेगा, अकाउंट्स बनाया कोई, सब कुछ किया कोई, आप क्या कर रहे हो, आप कुछ चेक कर रहे हो, आप कहने मतलब ऑडिटर, ठीक है। तो ये हो गया ऑडिटिंग। अब ये कुछ डेफिनेशन दिए गए हैं, कुछ डेफिनेशन, क्या क्या डेफिनेशन हो रहे हैं देखिए। कह रहा क्या, ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरटेकन विद अ व्यू टू एस्टैब्लिशमेंट वेदर दे करेक्टली एंड कंप्लीटली रिफ्लेक्ट द ट्रांजैक्शन टू व्हिच दिस पर्पस रिलेट। एल.आर. डिक्सी ने ये कहा है, तो ये बात ध्यान रखिए। ऑडिटिंग क्या बोला, एग्जामिनेशन है जिसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को साथ में ले जाता है ताकि वे करेक्टली और कंप्लीट तरीके से रिफ्लेक्ट कर सके जो ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी उसमें अवेलेबल है। अब देखिए दो डेफिनेशन है, मैं एक और पढ़ रहा हूं, बाकी एक आप पढ़ लीजिएगा। क्या कह रहा है, ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है, रिकॉर्ड्स एंड रिलेटेड ऑपरेशन टू डिटरमाइन अधेयर टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप के तहत जो गैप है उसके अनुसार ये भाई साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं वो देखना है। मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड स्टेटेड रिक्वायरमेंट, तो ये सारा चीज जो हुआ है वो गैप के तहत हुआ है कि नहीं, ये चेक करना ऑडिटिंग है इसके अनुसार, ठीक है। चलिए तो अब ये जो बात है ऑडिटिंग, ये बात खत्म हो गई। तो बेसिकली अगर ऑडिटिंग की बात करें तो क्या, तीन चीजें, अनबायस्ड पर्सन, प्रोसेस और भाई साहब जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से काम हुआ है या नहीं हुआ है। चलें जी सर। अब इंटरप्रिटेशन या डेफिनेशन ऑफ द डेफिनेशन और एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग। एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग कहने का क्या मतलब हुआ बताइएगा सर। एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग कहने का मतलब हुआ कि ऑडिटिंग को पार्ट पार्ट करके भाई साहब उसके एलिमेंट्स बताइए कि एक एक क्या क्या ऑडिटिंग में होता है। तो सर चलिए एक एक करके इसकी चर्चा आराम से करते हैं, एक मिनट रुकिएगा जी। चलिए सॉरी, अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है ऑन अ डीपर इवैल्यूएशन ऑफ द अबव डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स कम टू लाइट। क्या क्या आपका फैक्ट सामने आया जब आप डीपर इवैल्यूएशन करते हैं, तो आइएगा देखिएगा। सबसे पहला बोला ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन होता है, पार्ट है। बिना ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन किसका करोगे आप ऑडिटिंग, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन का है ना जी। तो कह रहा है इनिशियली ओनली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर टेकन इनटू कंसिडरेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑडिटिंग। फॉर एग्जांपल आरजी विलियम्स, बार्टली बाय एंड स्पीसर, पेगलर हैव डिफाइंड ऑडिटिंग ओनली एज एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस। हाउएवर नाउअडेज द स्कोप ऑफ ऑडिटिंग इज मच वाइडर एंड इवन ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच डू नॉट do any business are getting their accounts audited such as dispensaries, university and clubs। देखो यार ऐसा है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि पहले क्या होता था ना
कि ऑडिटिंग सिर्फ बिजनेसमैन कराते थे या बिजनेस में होता था, लेकिन अब बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो बिजनेस नहीं करती है, एनपीओ भी है या यूनिवर्सिटीज है, डिस्पेंसरीज है, वो सारी ऑडिट कराती है कि भाई जो हमने कराया, जो प्रोसेस किया, जो फाइनेंशियल चीजें थी वो सही तरीके से हुई या नहीं हुई, और वो पकड़ लेता है कौन? सर ऑडिटर। ऑडिटर के पास इतनी सक्षमता होती है कि वो इन सारे के फॉल्स को पकड़ लेता है, इस वजह से ऑडिटिंग कराया जाने लगे। तो अब जो है वो हर जगह ऑडिटिंग होता है। कह रहा है इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल पर्सन होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऑडिटर, देखो जो ऑडिटर होता है ना वो हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कंपनी के अंदर वाले किसी बंदे को रख के ऑडिटिंग करा रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो, फिर वो ऑडिटिंग के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होना चाहिए भाई, कोई पार्शियलिटी नहीं, कुछ नहीं। अगर गलत जो है वो गलत है, जो सही है वो सही है, दोनों बोलने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। देखिए कह रहा था वर्क ऑफ ऑडिटिंग हैज टू बी डन बाय ए पर्सन हु इज नॉट इन एनी वे रिलेटेड टू द बिजनेस, जो किसी बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो। मान लो मेरी कंपनी और मेरे ही कंपनी का बंदा ऑडिट कर रहा है तो वो मान्य नहीं होगा, तो उससे रिलेटेड वो नहीं होना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, सो दैट ही मे डू हिज जॉब इम्पार्शियली विदाउट एनी बायस। तो इसीलिए कहा गया कि भैया ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऐसा काम उससे रिलेटेड कोई भी ऑडिटर नहीं होगा, वो बाहर का होगा ताकि वो इम्पार्शियल होके काम कर सके, है ना। तीसरा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग होगी, ये तो बात बिल्कुल सही है, इसका एलिमेंट होना ही चाहिए ऑडिटिंग का। कह रहा है ऑडिट इज मेनली एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। किसका एग्जामिनेशन है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट देखते हैं, है ना, ये सब। कह रहा है however along with the books of accounts other book concerning the constitution of the business such as share transfer registered are also examined। ये बात भी बिल्कुल सही है कि बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ उसके रिलेटेड जो कंसर्न होता है बिजनेस से रिलेटेड, उसकी भी अकाउंट्स हम चेक करते हैं। उसके बाद है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन होता है एसेट्स और लायबिलिटीज का। भाई साहब कि जो एसेट आपने दिखाया वो एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। मान लो आपने दिखा दिया 15 लाख का, मान लो कोई चीज, कोई एसेट, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, कुछ भी दिखा दिया, तो वो ऑडिटर जो होगा वो वेरीफाई करेगा जाके कि क्या वो एसेट अभी भी है, नहीं है, क्या है, वो वेरिफिकेशन। और लायबिलिटीज को भी चेक करेगा। कह रहा था एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज इन एन ऑडिट is not merely to know mathematical accuracy। ये भाई साहब बोल रहा भाई सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी जानने के लिए नहीं है कि तुम जोड़ के देखो सही किया है कि नहीं, 4 5 9 8 सब जोड़ दिए, ये देखने के लिए ऑडिट नहीं है। कह रहा रादर इट इज स्पेसिफिक एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट so as to establish the accuracy, truthfulness, completeness and extent of compliance with the रेगुलेशन ऑफ अकाउंट। तो बोल रहा भाई साहब इस रादर क्या है, ये स्पेसिफिक है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन आपको करना पड़ेगा, एक एक चीज जाके आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी। कह रहा है उसके बाद क्या पीरियड एक लिमिटेड पीरियड में होता है। ये बात भी फैक्ट है कि हर साल में एक बार, 1.5 साल में एक बार, कोई 6 महीना भी कराता है जिसको इंटरिम ऑडिट कहते हैं, है ना, तो वो भी कराता है लोग, लेकिन नॉर्मली एक पीरियड होगा, उसी पीरियड में ऑडिटिंग होती है। कह रहा है An audit is an examination of books of accounts for a specific period। किसी specific period के लिए ही ऑडिट होता है, which is usually the financial year। जो क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर होगा। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है सर? अप्रैल टू नेक्स्ट मार्च। ये बात है। देखिए मैं भी जो बता रहा हूं अगले क्लास में आपका इसका एमसीक्यूज होगा, 30 से 40 एमसीक्यूज कराऊंगा और इसी से रिलेटेड होगा। फिर वहां आप अपना टेस्ट करना कि भाई साहब ये मैंने पढ़ा था सर से, तो क्या ये सही कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। एक एक लाइन की क्वेश्चंस बन सकती है, मैं आपको बता रहा हूं। कह रहा है द ऑडिटर एग्जामिन द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द सेड पीरियड एंड रिपोर्ट्स एज टू वेदर द डिपिक्ट और ट्रू और फेयर व्यू ऑफ द स्टेट अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बोल रहा भाई साहब क्या ऑडिटर एग्जामिन करता है ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट को और उसके बाद बताता है कि भैया सही है या गलत है, और उस बेस पर वो रिपोर्ट बना के देता है ऑर्गेनाइजेशन को। वाउचर्स होते हैं, वाउचर एंड डॉक्यूमेंट को दोनों को देखता है। देखो वेरिफिकेशन जो करेंगे ना वो एसेट लायबिलिटीज का, लेकिन वाउचर्स और डॉक्यूमेंट्स को जो चेक करता है ना वाउचर, वो भाई साहब प्रॉफिट एंड लॉस के लिए होता है। भाई देखो कोई भी खर्चा किया तो उसका तो स्लिप होगा ना। अब बोला भाई हम गाड़ी चलाते हैं 10 लाख रुपए का पेट्रोल जला दिए, कोई बात है? नहीं सर, उसका तो स्लिप रखना पड़ेगा जी। तो उसका भी वाउचर का भी क्या होता है, चेक करते हैं हम उसको भी, ठीक है, वाउचर डॉक्यूमेंट्स को भी, है ना, उस बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं। कह रहा है हम क्या मतलब ऑडिटर। कह रहा है इन ऑडिट द मेन बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन आर वाउचर्स एंड डॉक्यूमेंट। क्या है मेन बेसिस? जो इसको देखना एग्जामिन करना किसका? वाउचर्स का और डॉक्यूमेंट का, कि द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड नॉट कंटेन एनी ट्रांजैक्शन विदाउट अ वाउचर। बोल रहा है भाई साहब
कंपनी में कोई भी ट्रांजैक्शन बिना वाउचर का नहीं होना चाहिए। नाइदर शुड देयर बी एनी वाउचर, और कोई ऐसा वाउचर होना चाहिए दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो बुक्स अकाउंट्स में इंक्लूडेड नहीं है। कह रहा सब एग्जांपल्स ऑफ वाउचर्स आर रिसीप्ट्स इशूड पेमेंट फॉर रिसीप्ट फॉर पेमेंट मेड। अब भाई साहब जो पैसा आया, जहां से पैसा खर्चा किया, कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट रखना, इनवॉइसेस, कॉपीज ऑफ ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा रखना पड़ेगा। चलिए, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा, है ना, ये बात बिल्कुल सही है। कह रहा है आपको देखो ऑडिटर जहां भी जाएगा, जिस भी जगह पर जाएगा, मैनेजमेंट के किसी भी जगह पे जाके वो कुछ भी पूछ सकता है ऑडिटिंग करने के लिए। वही कह रहा है इवन दो द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर द वाउचर्स, हाउएवर इफ द ऑडिटर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द वाउचर्स देन इन ऑर्डर टू वेरीफाई ट्रांजैक्शन ही कैन कॉल इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। तो बोल रहा है अगर ऑडिटर खुद गया, पहले वाउचर्स चेक किया, और अगर वाउचर से भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो भैया मैनेजमेंट के पास जाएगा, बोलेगा भाई इसका खर्चा का बात बताओ, ठीक है, ये कर सकता है। और अकॉर्डिंग टू रूल्स किया है कि नहीं ये भी चेक करेगा ऑडिटर कि भाई साहब कंपनीज एक्ट में जो चीज मेंशन है, गैप में जो है, उसके जो रूल्स रेगुलेशन है वो उस हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट है साइंस भी है और आर्ट भी है। कह रहा ऑडिटिंग बोथ साइंस एज वेल एज art. It is a science because it has certain specific objective which have to be achieved. Science की कुछ objective है जिसको उसको achieve करना है, and it is an art because it also guides as to how to achieve those objective. तो और art इसलिए क्योंकि ये भी बताता है कि भैया इस objective को हमको पूरा कैसे करना है। So thus on one hand auditing is a science whereas on the other hand it is also an art. एक भाई साहब एक साइड साइंस है तो दूसरा आर्ट्स भी है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब एक कुछ क्वालिटीज ऑडिटर के, ऑडिटर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, आइए एक एक करके उसकी चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है, कंप्लीट नॉलेज ऑफ बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है तो उसको अकाउंटेंसी और बुककीपिंग की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अरे भाई अगर तुम ऑडिट करने जा रहे हो तुमको पता ही नहीं है कि डेप्रिसिएशन में कौन सा मेथड लगता है, सर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार बना है नहीं बना है, तो फिर तुम कैसे ये काम कर पाओगे। तो इसलिए बोल रहा है कि अकाउंटेंसी और ये बिल्कुल होना चाहिए। नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ द बिजनेस, ये भी बहुत जरूरी है कि किस नेचर का बिजनेस है आपका, क्या वो लीगल है, इलीगल है, हर तरीके से आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या नॉलेज होना चाहिए, किसका, वेरियस एक्ट्स का। कह रहा है नॉलेज ऑफ वेरियस एक्ट्स। अब एक्ट का भी नॉलेज नहीं रखेगा तो कैसे पता चलेगा कौन सा एक्ट किस में लगाना है। तो इसके लिए बोला बहुत सारा एक्ट है, पार्टनरशिप है, कंपनीज है, इनकम टैक्स है, फैक्ट्री एक्ट है, सेल्स एक्ट, टैक्स एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, जीएसटी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, कि बहुत सारे एक्ट हैं वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। एक्सपर्ट इन वर्क ऑफ ऑडिटिंग, ये बात बिल्कुल सही है कि भाई ऑडिटिंग कोई भी ऐसे जैसे नहीं कर सकता है, उसका वो एक्सपर्ट होना चाहिए काम में, तभी आपका ऑडिटिंग होगा। ऐसा नहीं ऑडिटिंग में एक्सपर्ट नहीं हुआ तो ऑडिट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है इम्पार्शियल और ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट ईमानदार इसलिए क्योंकि अगर आप फेयर रिव्यू देंगे तो उस कंपनी का ग्रोथ होगा, अगर आप फेयर रिव्यू नहीं देंगे तो भैया गया। इम्पार्शियल मतलब पार्शियलिटी नहीं करना है। इंडस्ट्रियस, विलिगेंट एंड क्लेवर, चालाक होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि भाई साहब चार को लेके आया, चलिए सर तो चलते हैं, उधर चल गया, इधर ही अपना सुधर लिया, या फिर कुछ दो चार चाय पानी का लेके निपटा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कह रहा प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी बहुत जरूरी है ना। तो इसीलिए क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ ऑडिट ऑडिटर ऑफन रिक्वायर्स सेवरल एक्सप्लेनेशन एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजुअली पीपल हु हैव कमिटेड फ्रॉड्स आर रिलक्टेंट टू गिव ऑडिटर सच इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस. So hence an auditor has to be practical when demanding such information and explanation so that he does not end asking unnecessary clarification. तो बोल रहा है प्रैक्टिकल इसलिए होना चाहिए क्योंकि भाई साहब जो फ्रॉड किया हुआ रहेगा ना वो आपको जेल में लाएगा, भाई ये करेगा, तो आप एकदम प्रैक्टिकल रहेंगे, आप उसकी बात पे मतलब अपनी बात पे अडिग रहेंगे तो वो जल्दी काम करके देगा। इंडिपेंडेंट और फेयरलेस होना चाहिए, पता नहीं डर नहीं, ऐसा नहीं किसी कंपनी में गए ऑडिट करने के लिए, बोला वहां का मैनेजमेंट बोला सही सही रिपोर्ट देना है तो उड़ाइए देंगे, है ना, बस फिर डर गया आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेक्रेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। पूरा ऑडिटर हैज द राइट टू एक्सेस एंड एग्जामिन ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस, हेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट ही कम्स टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर कॉन्फिडेंशियल। तो बिल्कुल बात सही है कि अगर आप ऑडिटर हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने जा रहे हैं, तो कहा जाता है ऑडिटर जो है ऐसा होता है कि भाई साहब कुछ भी कोई भी बात अपनी घर वाले को भी नहीं बताना, किसी को नहीं बताना,
उसकी सिक्रेसी को मेंटेन करके रखना है जिसके लिए आप काम कर रहे हो। कह रहा नॉट अनड्यूली सस्पिशियस, सस्पिशियस सस्पेंस में नहीं होना चाहिए, है ना। एबिलिटी टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ क्लियरली एंड इन्फ्लुएंसली, तो बोल रहा भाई साहब कोई लुचुर पुचुर नहीं, एकदम क्लियर बोलिए, जो चीज है उसके बारे में बता दीजिए कि अगर आपका रिपोर्ट गलत है तो गलत है, आप सही हैं तो सही है। बात समझ में आ रहा है जी सर। चलिए अब टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स, 3 तरह के ऑडिटर्स की चर्चा यहाँ करी गई है, एक प्रोफेशनल, एक अमेचर और एक जो है वो गवर्नमेंट ऑडिटर है। तो देखिए अमेचर ऑडिटर्स आर दोज ऑडिटर्स हु आर नॉट कॉम्पिटेंट इन द वर्क ऑफ ऑडिटर। तो अमेचर ऑडिटर उसको बोलते हैं कि भाई साहब जैसे देखो क्या होता है ना कि सीए जो होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर के लिए माने जाते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं अपने साथ बहुत सारे इंटर्नशिप करा रहे होते हैं। तो कुछ जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन, छोटे मतलब कंपैरेटिवली जो ऑडिटिंग के लिए छोटे माने जाते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, मिडिल है, तो वहां पे क्या करते हैं अपने इंटर्न्स को भेज देते हैं, ठीक है। तो जिनको पूरी नॉलेज नहीं है, जिनको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन छोटे मोटे काम वो कर सकते हैं, वैसे ऑडिटर को अमेचर ऑडिटर कहा गया है, ठीक है। और प्रोफेशनल ऑडिटर वो होते हैं, दीज ऑडिटर आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो ICAI के तहत आपको इस डिग्री मिली होती है, उसको प्रोफेशनल ऑडिटर कहा गया है। इनफैक्ट दे आर कॉम्पिटेंट एंड अप्रूव्ड ऑडिटर्स, बोल रहा है वो सक्षम और अप्रूव्ड ऑडिटर होते हैं। टुडे यूजुअली ऑल बिजनेस एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग सच एज सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स, पार्टनरशिप फर्म्स, कंपनीज यूजुअली अपॉइंट प्रोफेशनल ऑडिटर्स ओनली टू गेट देयर बुक्स ऑडिटेड। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो सीईओ होते हैं ना उनको सब अपॉइंट करते हैं भाई साहब, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, सब कोई ऑडिटिंग करवाते हैं। गवर्नमेंट ऑडिटर वो होता है जो कैग के द्वारा सेलेक्ट होता है। क्या कौन कह रहा है? कैग है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कह रहा है गवर्नमेंट ऑडिटर इज वन हु ऑडिट्स द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी को ही सिर्फ करता है। दूसरा गवर्नमेंट ऑडिटर जाता ही नहीं प्राइवेट में, तो वो गवर्नमेंट की कंपनी को सिर्फ करता है। कह रहा था सीनियर मोस्ट ऑफिसर इन द ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज नॉन एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है ना किसमें, डिपार्टमेंट ऑडिट डिपार्टमेंट में, उसको बोला जाता है कैग, ठीक है। और वही कैग जो होता है गवर्नमेंट का ऑडिट करता है। कह रहा है ही इज द पर्सन हु ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द वेरियस ऑफिसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अ कंप्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑडिटर्स इज इंक्लूडेड इन ऑडिट कोड। तो ये तो बात आप समझ गए कि कौन कौन चीज है। तो भैया सबसे पहले 3 तरीके का ऑडिटिंग ऑडिटर्स। पहला अमेचर जो सर बेसिक होता है, जो इसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता है लेकिन वो कर सकता है थोड़ा बहुत। दूसरा प्रोफेशनल जो ICAI अप्रूव करती है। और तीसरा गवर्नमेंट जिसको क्या कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो हाई मोस्ट अथॉरिटी होते हैं ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, है ना। ये बात समझ में आ गई जी सर। चलिए अब चलते हैं वाउचिंग में। क्या होता है वाउचिंग बताइए तो। सर देखिए वाउचिंग मैंने बता दिया आपको। वाउचिंग का एक प्रोसेस है जहां हम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं कि भैया जो भी खर्चा मैनेजमेंट में हुआ है, जो भी ट्रांजैक्शंस किए हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स तो होना चाहिए ना जी। तो उसी को बोलते हैं। देखिए कह रहा है वाउचिंग मींस एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू असर्टेन द एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बोला वाउचिंग क्या है? एग्जामिनेशन है किसका? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो डॉक्यूमेंट है उसका एविडेंस का, कि ये निश्चित करने के लिए कि तुम कितना एक्यूरेट हो, कितना ऑथेंटिकेट हो, ट्रांजैक्शन जो की हो वो तुम रिकॉर्ड की हो, प्राइमरी बुक में जो रिकॉर्ड की हो उसका ऑथेंटिसिटी है तुम्हारे के पास में। सीधा सीधी बोलो ना यार, प्रूफ मांग रहा है ना, जो तुम जो काम किए हो, जो खर्चा किए उसका प्रूफ दिखाओ, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग क्या है, वाउचिंग क्या है सॉरी, कह रहा टू कंफर्म दैट वेदर ऑल रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस आर एसोसिएटेड विद द बिजनेस। बोल रहा है ये कंफर्म करना कि भाई जो भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड किए हैं वो उस बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। दूसरा टू ascertain whether all entries are genuine or adequately supported by the documentary evidences। तो बोल रहा है जो भी पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस को देख लेना कि भाई बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। दूसरा है कि सारे एंट्री जेन्युइन है या नहीं है, एडिक्वेटली सपोर्ट करता है या नहीं करता है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके बेस पर है या नहीं है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू कंफर्म दैट देयर इज अ प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, जो कैपिटल आइटम और रेवेन्यू आइटम इसमें फर्क होना चाहिए। आइए इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग, क्या है इंपॉर्टेंस? तो ये तो भाई बिल्कुल सही है, बैकबोन ऑफ ऑडिट है, बिल्कुल ऑडिट, ये वाउचिंग क्या है? ऑडिट का बैकबोन है। क्यों सर? अगर वाउचर्स ना रहेंगे तो हम तो कुछ भी चढ़ा दे, नहीं कुछ भी अपने मन से फ्रॉड कर लें, इसीलिए इसको बैकबोन ऑफ ऑडिट कहा जाता है।
एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस वाउचिंग की वजह से होते हैं। फाइंड मिसिंग ट्रांजैक्शंस, ये भी। ऑथराइजेशन भी कंप्रेहेंसिव चेक किया जाता है यहाँ पे। लोकेट फेक इनवॉइसेस, भाई साहब जो फेक इनवॉइस होता है उसको छाट लो। हाईलाइट पर्सनल ट्रांजैक्शन, जो पर्सनल ट्रांजैक्शन उसको अलग कर दो। करेक्ट रिकॉर्डिंग इन द बुक्स, ये भी काम किया जाता है। तो ये क्या है इंपॉर्टेंस है वाउचिंग के, वाउचिंग ये सारा चीज के लिए काम करता है। अब देखिए दो तरीके का वाउचर होता है, ठीक है। वाउचर क्या, पहले कह रहा वाउचर मींस एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बोल रहा कोई भी डॉक्यूमेंट जो भाई साहब सपोर्ट कर रहा है कि ये एविडेंस है के तौर पर, तो उसको बोलते हैं क्या, वाउचर। कह रहा इट इज एन एविडेंस प्रोड्यूस्ड टू प्रूव द करेक्टनेस ऑफ ट्रांजैक्शन। हाँ बात सही है यार, पेपर मेरे पास रहेगा, पेट्रोल लिया हुआ, तो मेरे पास क्या है, प्रूफ है कि हम इतना का काम किए। दो तरीके का वाउचर होता है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी या कोलेटरल। प्राइमरी वाउचर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। अब मान लो कोई क्या करता है ना, प्राइमरी मान लो कभी भुला जाए तो उसके लिए क्या करता है, वो जेरोक्स करा के रख लेता है। तो जो जेरोक्स टाइप के जो ये होते हैं ना वाउचर्स, उसको बोला जाता है कोलेटरल या सेकेंडरी वाउचर्स। देखिए कह रहा है ओरिजिनल रिटर्न एविडेंस सपोर्टिंग अ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड प्राइमरी वाउचर, दैट इज इनवॉइस ऑफ परचेज, जो प्राइमरी है। सेकेंडरी क्या कह रहा है, व्हेन सम ओरिजिनल एविडेंस इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, बोल रहा ओरिजिनल वाला गया नानी घर, तो डुप्लीकेट कॉपीज प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ ए सब्सिडरी एविडेंस। तो ये सब्सिडरी एविडेंस के तौर पर रहता है, इसलिए इसको सब्सिडरी या सेकेंडरी वाउचर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब एक टीमिंग और लैडिंग सिस्टम। क्या होता है टीमिंग लैडिंग सिस्टम, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको अब बेस से समझा देता हूं। देखो क्या ना, ये एक फ्रॉड करने का तरीका है। कैसे, क्या फ्रॉड करने का तरीका है सर बताइएगा। वो जो ऑडिटर है वो इसको पकड़ लेता है। कैसे, देखिए होता क्या है, जब कभी भी जो फाइनेंस वाला फाइनेंस मैनेजर जो होगा, मान लो किसी दुकान से, मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, कोई दुकान में जो होगा फाइनेंस मैनेजर होगा, ठीक है, सारा फाइनेंस का काम उससे देख रेख से होता होगा, जी सर। तो मान लो कि एक बंदा है कौन, ए, ठीक है, जो उधार ले गया 500 रुपए का। एक बंदा है बी जो उधार ले गया 800 रुपए का। एक बंदा है सी जो उधार ले गया 1200 रुपए का, ठीक है जी सर। अब मैं को एक बात बताना, जब भी पैसा ए देगा तो भाई उसका अकाउंट में उस दिन मेंशन होना चाहिए, जी सर। लेकिन टीमिंग एंड लैडिंग सिस्टम के तहत क्या होता है बता देते हैं कि भाई साहब ये ए वाला क्या करेगा, पैसा तो दे देगा फाइनेंस मैनेजर को। फाइनेंस मैनेजर को अपना जरूरत में, कभी कभी क्या होता है ना, फाइनेंस मैनेजर को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और उस समय मालिक उसको पैसा देता नहीं है, तो क्या करेगा, ए वाला जो पैसा है ना वो रख लेगा अपने आप और उसके अकाउंट में चढ़ाएगा ही नहीं, ठीक है। फिर जब ए वाला पैसा घट जाएगा, पूछने लगेगा भाई ये वाला पैसा कहां गया, तो जब बी देगा ना उसको पैसा, तो फिर वही बी वाला क्या करेगा, 500 रुपया उसके अकाउंट में चढ़ा देगा और 300 रुपया क्या करेगा, बी के अकाउंट में चढ़ा देगा। बात समझ में आया। तो अभी भी 500 उसके पैकेट में है, जी सर। अब फिर नेक्स्ट क्या होगा, जब सी पैसा देगा तो ये जो 500 यहां घटा था 500 बी के नाम चढ़ा देगा और सी के नाम कितना 700 रहने देगा, 500 भी उसके पैकेट में। तो इस जो फ्रॉड है, एक तरह का क्या है, ये फ्रॉड है, इसको बोलते हैं टीमिंग एंड लैडिंग सिस्टम। इस बात पे ध्यान रखिएगा, इस तरह के फ्रॉड को भी क्या करता है ऑडिटर पहचान लेता है। बात समझ में आ रही है, जी सर। चलिए नेक्स्ट चलें। अब है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। वाउचिंग तो कर लिए सर, अब वेरिफिकेशन करते हैं। देखिए वेरिफिकेशन कहने का क्या मतलब होता है, वाउचर में जैसे जो हमने खर्चा कर लिया, ठीक है, तो खर्चा कर लिया, उसके हमने ये रखे डॉक्यूमेंट्स रखे, जी सर, प्रूफ रखा, जी सर, वो सारा चल जाता है वाउचर में या वाउचिंग में। अब वेरिफिकेशन एसेट्स का मतलब एसेट्स थोड़ी फेंक दोगे उठा के, एसेट्स तो तुम्हारे पास होंगे ना जी, तो उसके लिए जो ऑडिटर है वो करता है क्या, वेरिफिकेशन की क्या जो एसेट्स ये दिखा रहा है वो है या नहीं है, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए द टर्म वेरिफिकेशन मींस provide the truth or confirmation. Thus the verification of asset or liability means to prove the truth about the correctness or authenticity of assets and liability stated in the balance sheet. बोल रहा भाई साहब वेरिफिकेशन का मतलब सीधा सीधी बात समझ लीजिए कि जो आपने बैलेंस शीट में दिखाया है क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, क्या वो सही है या नहीं, कंफर्म करना ऑडिटर का काम है। ऑब्जेक्टिव क्या है, चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी टू असर्टेन द एग्जिस्टेंस, ठीक है, टाइटल को देख लीजिए, ठीक है, नॉलेज ऑफ फ्रॉड एंड इरेगुलरिटी का ये वाला देखना कि प्रॉपर वैल्यूएशन किया है कि नहीं देखना, ट्रू एंड फेयर व्यू है बैलेंस शीट का कि ये भी चेक करना, रियल पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं किसका, आपका वेरिफिकेशन का। अब देखिए वाउचिंग और वेरिफिकेशन में आपका डिफरेंस दिया गया है।
क्या कहता है? कहता है वाउचिंग मींस चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जो भाई साहब जो ट्रांजैक्शन हुआ उसका क्या करना, एक्यूरेसी चेक करना कि भाई है कि नहीं है। और वेरिफिकेशन मींस अ प्रोसेस ऑफ सब्सटेंस द वैलिडिटी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट्स है वो उस है या नहीं है उसको चेक करना। देखिए ये क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, लेकिन ये आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट है, ठीक है। ये बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चेक करते हैं। देखो वाउचिंग का इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में है, लेकिन जो इसका इफेक्ट जो है वो बैलेंस शीट में है। ऑडिट कैरिड बाय ऑडिट क्लर्क, की ऑडिटर खुद करता है। वेरिफिकेशन ऑडिटर खुद करता है, लेकिन वाउचिंग जो है ऑडिट क्लर्क करते हैं। ऑडिट क्लर्क वो पर्सन होता है जो ऑडिटर के साथ होता है। टाइम होरिजन ईयर राउंड होता है, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होता है। वाउचिंग होता है पूरा साल चलता रहता है। वाउचिंग मतलब क्या, चेक करना। भाई साहब हर समय डॉक्यूमेंट देखते हैं, हर साल का ये में, लेकिन वेरिफिकेशन जो होगा साल के अंत में ही होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ, करेक्टनेस, टू एग्जामिन द करेक्टनेस, वैलिडिटी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द ट्रांजैक्शंस। यहाँ ट्रांजैक्शंस रिलेटेड आपकी करेक्टनेस देखा जाता है, लेकिन टू कंफर्म द ओनरशिप, पोजीशन एंड एग्जिस्टेंस कि भाई जो आप एसेट दिखा रहे हैं उसके मालिक आप हैं या नहीं है, ये चेक करने के लिए वेरिफिकेशन की जाती है। आइए सेम चीज यहां भी बताया गया है ना। देखो ऑडिट क्लर्क, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये भी, ये ऑडिटर, ये तो सेम चीजें। इस चार्ट को आप एक बार पढ़िएगा, आपके लिए चार्ट दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो देखो बहुत सारा चीज है इसमें, लेकिन जो मेन चीज है ना मैं आपको ये बता दे रहा हूं, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, कि ऑडिटर को अपॉइंटमेंट होता कैसे है ना फर्स्ट टाइम में। तो कह रहा है सबसे पहले नोट क्या कह रहा है इन सोल प्रोप्राइटरशिप और द पार्टनरशिप फर्म ऑडिट इज नॉट कंपलसरी। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जो बाबू भैया सिंगल पर्सन जो बिजनेस कर रहा है, और पार्टनरशिप मतलब जो फर्म है उसके लिए ऑडिट कंपलसरी नहीं है, फिर भी लोग कराते हैं। बट इन केस ऑफ कंपनी इट इज मैंडेटरी। तो ये कंपनी के केस में क्या है, मैंडेटरी है। अब कैसे अपॉइंट होगा ऑडिटर, आइए। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि जो कंपनी है वो कितने तरह की होती है। सर दो तरीके की मान के चलते हैं। क्या क्या सर, वैसे तो बहुत है लेकिन दो तरह की मानेंगे। क्या, एक गवर्नमेंट कंपनी और दूसरा आपका अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। तो ये हो गई गवर्नमेंट कंपनी, ये अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। आइए तो शुरू करते हैं। इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, अगर हम मान लें कि पहले कि गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है, तो कैसे सेलेक्ट होगा, कैसे अपॉइंट होगा ऑडिटर। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इधर से आइएगा, रेड वाले से। सबसे पहले क्या करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसको सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑडिटर को। पहला ऑडिटर कौन सेलेक्ट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कब, विद इन द 30 डेज ऑफ इट्स कॉर्पोरेशन। जब भी कॉर्पोरेशन होगा उसके 30 दिन के अंदर फर्स्ट ऑडिटर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कह रहा है और ये कितने दिन तक रहेगा भैया, तो कह रहा है ऑडिटर होल्ड करेगा ऑफिस को टिल फर्स्ट कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। देखिए हर साल एनुअल जनरल मीटिंग होता है, क्योंकि एनुअली तो साल में एक बार होगा जी। तो जब पहला ऑडिटर अपॉइंट होगा तो वो पहला एनुअल जनरल मीटिंग तक ही रहेगा। अब सपोज कीजिए, सपोज क्या करना है सर, मान लेते हैं कि जो एनुअल जनरल मीटिंग था 30 दिन में अपॉइंट किया, वो किसी तरीके से छोड़ के चला जाता है। रीजन क्या है, वो दो तरीके का रीजन है, उसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। जब कोई ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं 30 दिन के अंदर, अब 30 दिन के अंदर भाई साहब उसको रहना कितना था, 1 साल तक, पूरा एनुअल जनरल मीटिंग तक। लेकिन उस बीच में अगर वो छोड़ के चला जाता है तो उसको कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। अगर कैजुअल वैकेंसी का रीजन क्या, क्यों छोड़ के गया, या तो रेजिग्नेशन, वो रेजिग्नेट कर गया, रिजाइन कर दिया, या फिर अदर देन रेजिग्नेशन, मतलब या उसकी डेथ हो गई, डिस्क्वालीफाई हो गया, तो ये दोनों रीजन है। या तो रिजाइन करेगा या डेथ वगैरह जो भी अदर देन रेजिग्नेशन है। तो बोल रहा है भाई साहब, if reason is resignation then the vacancy can be fulfilled by the company board of directors in the next AGM only। बोल रहा है देखो पहले तो ये कोशिश कर लिए ना भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोशिश किया, 30 दिन के अंदर उसको लेके आ गया, लेकिन 30 दिन के अंदर वो आया क्या, बोला भाग जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। तो अगर रेजिग्नेशन देके चला गया, ठीक है, तो वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेगा भाई अब अगले एनुअल जनरल मीटिंग में करेंगे, तब तक ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अगर लेकिन पूरा इफ द रीजन इज अदर देन रेजिग्नेशन, अदर देन रेजिग्नेशन मतलब रेजिग्नेशन के अलावा मान लो डेथ हो गया है, ठीक है, या कोई भी अदर रीजन है, तो वैकेंसी विल बी फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंटली, मतलब तुरंत। ध्यान से समझना, अगर रेजिग्नेशन हो गया तो रेजिग्नेशन खुद करके गया तो भैया हम कब करेंगे, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में जब होगा। लेकिन अगर रेजिग्नेशन नहीं करके गया, डेथ वगैरह कुछ हुआ है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, तुरंत उसको रिक्रूट करेगा, और वो ऑफिस में वो कब तक होल्ड करके रखेगा ऑफिस, वही नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के खत्म होने तक, मतलब अगला एनुअल जनरल मीटिंग जब भी होगा तब तक वो रहेगा, उसके बाद कहानी
खत्म हो जाएगी। तो बात समझ में आई? पहले मैं यहां तो आपको बात समझा देता हूं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखो कुछ नहीं है, बस बेसिक समझना। गवर्नमेंट कंपनी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में सबसे पहले फर्स्ट ऑडिटर कौन सेलेक्ट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो सेलेक्ट करेगा कितने दिन के अंदर? 30 दिन के कॉर्पोरेशन के अंदर कर लेगा वो। और वो जो ऑडिटर रहेगा कितने साल तक? 1 साल। ऑडिटर जनरल एनुअल जनरल मीटिंग जब तक होगा तब तक। अब इस बीच में वो क्या करता है, कभी मान लो ऑडिटर छोड़ के चला जाता है तो उसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी दो तरीके से, कैसे बोलते हैं? उसका रीजन क्या? एक तो रिजाइन कर दिया खुद, दूसरा रिजाइन नहीं किया। अगर रिजाइन कर दिया तो भाई साहब क्या, तब नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में, सिर्फ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उसको फिर से लेके आएंगे। और अदर देन रेजिग्नेशन रहा, मान लो डेथ हो गया, कुछ और हो गया, तो भाई उसी टाइम पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? दूसरा ऑडिटर लेके आएंगे। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। और वो भी कितने दिन तक रहेगा सर? वो अगला जब एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होता तब तक रहेगा। ये तो हो गया, इसका कहानी खत्म। अब देखो, ये तो हो गया कि 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिक्रूट कर लेंगे फर्स्ट ऑडिटर को तब। लेकिन अगर मान लो इफ बोर्ड फेल्स टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर, बोल रहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल कर गया, अब वो बोल रहा भाई हमको मिल ही नहीं रहा है कोई ऑडिटर, देन शेयर होल्डर्स और मेंबर, जो उसके शेयर होल्डर होंगे या मेंबर होंगे, वो सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑडिटर को विद इन द फेलियर ऑफ 90 डेज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट ऑन ईजीएम। तो फटाक से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाया जाएगा 90 दिन के अंदर। जैसे 30 दिन के अंदर वो उसको अपॉइंट करना था, नहीं कर पाया, नेक्स्ट 90 दिन के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाया जाएगा, जो शेयर होल्डर्स और उसके मेंबर्स बुलाएंगे और अपॉइंट कर लेंगे किसको? ऑडिटर को। और ये ऑफिस कब तक अपॉइंट करके रखेगा सर? ये ऑफिस को जो है वो फर्स्ट एजीएम तक ही रहेगा, बाकी उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। बात समझ में आए? जी सर। अब एक चीज मैं और बता देता हूं, क्या नोट, ये नोट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो बताऊंगा वो आपका रहेगा अदर गवर्नमेंट कंपनी। तो चलिए, कह रहा है नो कंपनी सेल अपॉइंट रीअपॉइंट ऑडिटर एज। बोल रहा भाई साहब कोई भी कंपनी जो है ना वो ये जो ऑडिटर होगा उसको अपॉइंट या रीअपॉइंट कर सकता है ऑडिटर के फॉर्म में। क्या कैसे? तो बोल रहा है अगर कोई ऑडिटर इंडिविजुअली काम कर रहा है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपना फर्म खोल के खुद का बैठा हुआ है अकेला, कोई उसके साथ नहीं है, तो वो किसी भी कंपनी में लगातार 5 साल तक काम कर सकता है। कितने साल तक? 5 साल तक। अगर, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर कोई बंदा जो सीए क्वालिफाई है और अपना फर्म खोल के बैठा हुआ है इंडिविजुअल बेसिस पर, तो वो कोई भी किसी भी एक कंपनी में लगातार 5 साल तक काम कर रहा है। देखिए, फॉर मोर देन 1 टर्म, एक टर्म में 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 5 साल तक काम कर सकता है। ठीक है। फिर अगर कोई ऑडिट फर्म है, जैसे फर्म तो ये तो इंडिविजुअल फर्म खोल के बैठा है, लेकिन कोई एक ऐसा फर्म है जो सिर्फ और सिर्फ ऑडिट कराने का काम करती है, ठीक है, तो वैसे फर्म के लिए नियम है कि मोर देन 2 टर्म, मतलब 10 साल तक वो काम कर सकती है एक कंपनी में, उससे ज्यादा नहीं। मोर देन 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब एक टर्म में 5 साल। वही नेताजी वाला वोट कितना देर के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है ना, वैसे ही ऑडिटर भी 5 ही साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। अगर इंडिविजुअल हुआ तो पर भी 5 साल, लेकिन अगर कोई ऑडिट फर्म हुआ तो 5-5 साल करके 2 टर्म वो कर सकता है। बस, इससे ज्यादा मत नहीं समझना है। बात समझ में आ गई? जी सर। चलिए अब चलते हैं कहां? इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो क्या होगा? तो सर गवर्नमेंट कंपनी है तो फर्स्ट जो ऑडिटर अपॉइंट करेगा वो किया जाएगा कैग के द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा, विद इन 60 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। जो कंपनी रजिस्टर्ड हुआ है उसके 60 दिन के अंदर पहला ऑडिटर अपॉइंट कर लिया जाएगा। वहां कितना दिन था सर? 30 दिन था। कौन सा? अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में, ठीक है। यहां कितना है? 60। वहां कौन पहले करता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहां कौन कर रहा है? कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। फिर जो इन द केस ऑफ कैग नॉट, अगर मान लो कैग अपॉइंट नहीं कर पाता है तो करेगा फिर कौन? बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा 30 दिन के अंदर, ठीक है। 60 दिन वो और 30 दिन यहां, कितना हो गया? 90 दिन। अगर बोर्ड भी फेल कर जाता है तो मेंबर या शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी जो है वो अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को विद इन 60 डेज। उसके 60 दिन के अंदर ईजीएम में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, जो ऑफिस को होल्ड करेगा फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक, मतलब पहला एजीएम जब होगा
तब तक वो ये करेगा। उसके बाद अब मान लो ये तो हो गया है भाई फर्स्ट ऑडिटर के लिए ना, उसके बाद जो गवर्नमेंट कंपनी है वो कैसे ऑडिटर अपॉइंट करेगी, तो इसीलिए बोल रहा है सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो होगा अपॉइंट होगा वो क्या करेगी, विद इन द 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक साल खत्म हुआ फिर अगला साल फाइनेंशियल ईयर आएगा जी सर, तो 180 दिन के अंदर कैग जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वो अपॉइंट कर लेगी बस, और वो ऑफिस को होल्ड करेगा नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। मतलब ये तो बात बड़ा सिंपल है यार, मैं इसको बहुत शॉर्ट कर देता हूं। देखो क्या शॉर्ट करता हूं, गवर्नमेंट कंपनी के केस में सबसे पहले कौन सर, कैग, कितने दिन, पहला ऑडिटर जो होगा वो आपका 30 दिन के अंदर, सॉरी 60 डेज के अंदर, पहला ऑडिटर कितना 60 डेज के अंदर। उसके बाद अगर कैग नहीं कर पाया तो करेगा कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, ठीक है। अगर वो भी नहीं कर पाए तो तीसरा कौन, मेंबर या शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी करेंगे, 60 दिन के अंदर करेंगे, ठीक है। और अगर वो अपॉइंट करने के बाद वो होल्ड कितना दिन करेगा ऑफिस को, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक, ठीक है जी सर। अब ये तो हो गया अपॉइंटमेंट कर लिया, अब एक फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक पहला ऑडिटर तो अपॉइंट हो गया, अब उसके बाद ऑडिटर अपॉइंट करना होगा तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कैग करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, फाइनेंशियल ईयर के 180 दिन तक, मतलब 6 महीना के अंदर वो अपॉइंट कर लेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई जी सर। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, आइए अब है राइट्स एंड पावर ऑफ ऑडिटर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, इसको रट लेना भाई, मैं बोल रहा हूं रट लेना, इससे क्वेश्चंस बनने ही बनने। देखो सबसे पहले बोल रहा है राइट ऑफ ऑडिटर, राइट्स एंड पावर ऑफ ऑडिटर, राइट ऑफ एक्सेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वाउचर्स को एक्सेस करने का राइट है ऑडिटर के पास, बिल्कुल सही है। ऑब्टेन करना इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या करना, ऑब्टेन कर सकता है वो, और एक्सप्लेन उसको एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। राइट टू विजिट ब्रांच ऑफिसेस एंड एक्सेस टू ब्रांच अकाउंट, बोल रहा है कोई भी ऑफिस हो उसका कंपनी का वो विजिट कर सकता है और कभी भी वहां से कुछ भी मांग सकता है। राइट टू रिसीव नोटिस एंड अटेंड जनरल मीटिंग, भाई साहब जो जनरल मीटिंग है वो भी अटेंड कर सकता है और उसको नोटिस मिलने का भी अधिकार है। राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट कर सकता है। राइट टू रिपोर्ट टू मेंबर्स, जो वो भी राइट टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। राइट टू सीकिंग ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट की तरह ओपिनियन दे सकता है। राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन, तो ये सारे राइट्स हैं किसके, ऑडिटर के। और उसके बाद क्या है, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, अब ड्यूटी क्या क्या है, रिपोर्ट टू मेंबर्स को देना, एग्जामिनेशन करना अकाउंट्स का, रिपोर्टिंग करना, ट्रू एंड फेयर रिव्यू देना, ड्यूटी एज टू इंक्वायरी, रिपोर्ट एज एडिशनल मैटर्स, एडिशनल मैटर्स को भी रिपोर्ट, ड्यूटी टू साइन रिपोर्ट, रिपोर्ट को साइन करना, ड्यूटी एज टू स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, संवैधानिक रिपोर्ट भी बनाना, प्रोस्पेक्टस को देखना, असिस्ट करना इन्वेस्टिगेशन को। तो ये क्या है, ये ड्यूटीज हैं, ड्यूटीज, और इसको याद कर लेना। अब हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक पर, जिससे क्वेश्चंस पिछला बार भी पूछा गया है और मैं नेक्स्ट बार भी पूछूंगा, जो क्वेश्चंस होंगे उसमें भी, ठीक है। और अभी हम पढ़ते हैं ऑडिट रिपोर्ट। आइए, तो ऑडिट रिपोर्ट बेसिकली 4 तरीके से, या ऑडिट के ओपिनियन बोल सकते हैं, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट बोल लो या ऑडिट ओपिनियन बोल रहा हूं। देखो जब भी कोई कंपनी, ठीक है ना, या फिर कोई ऑडिटर ऑडिट करता है तो वो 4 तरीके से अपनी सहमति देता है, 4 तरीके से वो रिपोर्ट बनाता है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अनक्वालिफाइड ओपिनियन को क्लीन रिपोर्ट भी कहा जाता है, क्लीन ओपिनियन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसा? अनक्वालिफाइड मतलब किसी भी गलती के लिए वो क्वालिफाइड नहीं हुआ, इसीलिए उसको क्लीन रिपोर्ट कहते हैं कि यहां वो कोई गलती नहीं किया है, सारा का सारा स्टेटमेंट फ्री है, कोई भी एरर से, कोई मटेरियल चीज से, कोई गलती से। ये देखो कह रहा है अनक्वालिफाइड ओपिनियन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल एरर और ओमिशंस। तो इसीलिए उसको अनक्वालिफाइड ओपिनियन कहा गया है या क्लीन रिपोर्ट कहा गया है, जिसमें पूरे तरीके से ये क्लीन है। यहाँ पे ऐसी कंपनी जो होती है, जब ये ओपिनियन आपको मिल जाता है तो समझ लीजिए कि आपकी कंपनी बहुत अच्छा से काम कर रही है। फिर है दूसरा है क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड मतलब थोड़ी बहुत गलती उसमें हुई है ना। यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयरली प्रेजेंट किया है, लेकिन कह रहा देयर आर सम मेजर एक्सेप्शंस टू दी अकाउंटिंग रूल्स, कुछ अकाउंटिंग रूल्स में गलती किया है। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फेयरली प्रेजेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाए हैं, लेकिन फिर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत है, दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइड ओपिनियन। उसके बाद है एडवर्स ओपिनियन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही रॉन्ग है तो उसको बोला गया आपका एडवर्स, नेगेटिव। और देयर आर मटेरियल एंड परवेसिव इश्यूज इन द फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो यहाँ पे बहुत सारा इशू है फाइनेंशियल रिपोर्ट में,
एडवर्स, और लास्ट में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। भाई साहब ये होता है ना, बोल इस ये वाले होते हैं, वहां पे ऑडिटर बोलता है हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, ऑडिटर्स आर अनेबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, यहाँ ओपिनियन नहीं देना चाहता क्योंकि कुछ इसने किया हुआ नहीं होता, इनसफिशिएंट एविडेंस होता है यहाँ पे, इसलिए इसको डिस्क्लेमर ओपिनियन कहा जाता है। आइए एक एक करके थोड़ी थोड़ी चर्चा करें। देखिए सबसे पहले क्लीन रिपोर्ट या अनक्वालिफाइड ओपिनियन। A clean report means the auditor found no issues with the company's financial report and the company is in the full compliance with the GAAP guidelines। तो गैप के गाइडलाइन को भी कंपनी ने फॉलो किया है और यहाँ कोई इशू नहीं है, उसको क्लीन या अनक्वालिफाइड ओपिनियन बोला जाता है। कह रहा है दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट शोज द ऑडिटर्स आर सेटिस्फाइड विद द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो इस तरह के जो रिपोर्ट होते हैं वो ऑडिटर को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर देते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से वो सेटिस्फाई रहता है। अब दूसरा क्वालिफाइड या क्वालिफाइड रिपोर्ट या क्वालिफाइड ओपिनियन। If the company's financial reporting does not comply with the GAAP guidelines, auditors may have no choice but to give a qualified opinion। तो बोल रहा है गैप के रूल्स के गाइडलाइन के अनुसार अगर आप नहीं काम किए हैं तो भाई साहब ऑडिटर्स के पास कोई चॉइस नहीं होता है, उसको क्वालिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा कि भाई आपको मिल गया। सो कह रहा है it shows a different area where the company can improve the qualification and it must meet the standard of financial reporting practices। तो यहाँ पे जो कंपनी होगी उसको improve करने की जरूरत है किस चीज की, जो आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस के हैं वो स्टैंडर्ड जो है उनको मेंटेन करने के लिए। उसके बाद है तीसरा डिस्क्लेमर रिपोर्ट या डिस्क्लेमर ओपिनियन। कह रहा है द कंपनी मस्ट अलाउ द ऑडिटर्स टू एक्सेस देयर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स विदाउट एनी रिस्ट्रेंट्स और इफेक्टिव ऑडिट प्रोसेस। However, if the auditor feels that the company limited their access, they could not get the satisfactory answer of their questions during the audit, they may give disclaimer report। ये बात बिल्कुल सही है कि भाई ऑडिटर को आपको सारा एक्सेस देना पड़ेगा। अगर आपने ऑडिटर को एक्सेस नहीं दिया या सही तरीके से आपने उसको जवाब नहीं दिया, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो ऑडिटर क्या करेगा, डिस्क्लेमर रिपोर्ट बना देगा। चलिए कह डिस्क्लेमर इज ओपिनियन एग्जांपल वुड बी वेयर द ऑडिटर स्टेट्स अ रीजन देयर ओपिनियन एज इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो बोल रहा है इनएप्रोप्रिएट हो जाता है, एविडेंस उसके पास नहीं होता है, इनएबिलिटी है, इसको बोलते हैं डिस्क्लेमर। और लास्ट में है एडवर्स रिपोर्ट या एडवर्स ओपिनियन, जहां भाई साहब गैप को तो छोड़ दो, कोई भी चीज को वो फॉलो नहीं करता है। बात समझ में आई जी सर। तो ये थी आपकी क्या ऑडिट की पूरी कहानी। अब इसके अगले क्लास में जो है वो हम पढ़ेंगे क्या सर, इसका हम अगले क्लास में इसके एमसीक्यूज करेंगे, 30-40 एमसीक्यूज करेंगे और फिर इसका काम तमाम हो जाएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।